नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं झारखंड से आए एक ऐसे शख्स जिन्होंने दून बिजनेस कॉलेज देहरादून से बीएससी एग्रीकल्चर किया है और वो हमारे स्टूडियो में यहाँ पर विराजमान हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। और जी, सबसे पहले आप हमारे यहाँ पर झारखंड से आए हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे थोड़ा सा, चूँकि हमारा जो चैनल है मैं आपको पता ही है और आप भी इतना कई स्टेट पार करके यहाँ पर आए हैं। ये यूपीबी न्यूज़ जो है वो युवाओं के लिए ग्रामीण अंचलों, शहरी निकायों और ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी अग्रसर रूप से परियोजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बारे में निरंतर दर्शकों को बता रहा है। इसीलिए आज आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर है, पहले आप अपना परिचय दीजिएगा और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। जी, मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं झारखंड से आया हुआ हूँ इस टाइम पे। और मैंने दून बिजनेस स्कूल से अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करी और अभी फ़िलहाल मैं एमएससी कर रहा हूँ एग्रोनॉमी से। और मेरा अभी लास्ट साल चल रहा है, बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर है। अब हमारी इंटर्नशिप और सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं इस टाइम। तो वैसा है कि कृषि विभाग से हमें जुड़े हुए लगभग 4 से 5 साल अभी तक हो चुके हैं। रितेश जी, थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जैसे बीएससी का किया है, झारखंड काफ़ी डिस्टेंस है उत्तराखंड से, और बीएससी एग्रीकल्चर, आप क्या वहाँ पर शिक्षा की स्थिति क्या, क्या कॉलेजेस वगैरह इतना दूर नहीं थे, या ये यूनिवर्सिटी फेमस है, या क्या है कॉलेज, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा दर्शकों को। जी, झारखंड में शिक्षा बढ़िया है। वहाँ पे हमारे रांची में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, पर उस पर एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक पेपर होता है, उसको आपको क्लियर करना होता है जी। तो उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उस पर होता है कि सारे बच्चों को नहीं मिल पाता। और वहाँ पे कुछ ऐसा प्रावधान है कि जितने यहाँ पे कैसे है ना कि उत्तराखंड में जैसे 2 यूनिवर्सिटी हैं, 2 यूनिवर्सिटी हैं मेनली, एक श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, एक चंडीगढ़। तो उन दोनों में क्या होता है कि ये एफिलिएशन देते हैं और कॉलेजेस को, आप बच्चों को पढ़ाओ और हम डिग्री दे रहे हैं आपको। लेकिन ये चीज़ जो अभी झारखंड बिहार में अभी इस समय पे नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे विश्वविद्यालय वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें फिर बाहर आना पड़ता है इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए, ताकि हमारी जो पूरी डिग्री है वो कम्प्लीट हो। अच्छा, ये एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा और फिर हम आपसे थोड़ा सा ये भी चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत जो व्यवसाय के लिए जो हमारे ग्रामीण युवा जो किसान भाई हैं वो इस चीज़ का लाभ उठा सकें। थोड़ा सा आप ये बताइए इसमें क्या क्या कोर्सेज वगैरह ज़्यादा है बिजनेस के हिसाब से। जी, कृषि विभाग में देखिए, अगर आप इस विभाग से अगर जुड़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बिजनेस, आप बहुत सारी चीज़ों को आप अपना सकते हैं। जैसे कि मछली पालन हो गया, आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। आप इस समय पे अभी तो हाइड्रोपोनिक्स बहुत अभी चल रहा है चर्चे में, जिसमें कि हम बिना मिट्टी की खेती करते हैं। उसमें पानी में तरह तरह के NPK रेशियो को मेंटेन करके, आयरन डाल के वो खेती की जाती है। या फिर एक और उसमें एक तरीका है जिसमें कि फिशरीज मछली पालन और हाइड्रोपोनिक्स, जिसको कि हम एक्वाकल्चर कहते हैं, वो दोनों मिक्स होकर भी काम करते हैं। मछली का जो पानी होगा, जो भी गंदा, वो उसको हम यूज़ करेंगे खाद की तरह, और बिना मिट्टी के उससे भी हम जैसे छोटी चीज़ें जैसे धनिया पत्ता हो गया या साग हो गया, इस तरह की चीज़ें हम उगा सकते हैं उससे। तो इससे किसानों को मेरे हिसाब से तो फ़ायदा है। और इस चीज़ के लिए सरकार जो है ना बहुत सारी ट्रेनिंग करवा रही है, तो उस ट्रेनिंग में किसान लोगों को भाग लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और उनको सीखना चाहिए नई चीज़ों को, क्योंकि उसमें फ़ायदा ज़्यादा है इस टाइम पर। तो कोई विशेष प्रशिक्षण के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जैसे कि अभी झारखंड में हमारे वही जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे हमारे 4 साल का जो एक कोर्स है, तो इसमें जो आखिरी साल में जो आते हैं जो बच्चे, तो उनको यही काम दिया जाता है कि आप अपने आसपास के जितने किसान हैं आप उनको शिक्षित कीजिए इस चीज़ के बारे में कि कैसे वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कैसे उसका सारा पानी बनाना हुआ या कितना खाद डालना होगा उसमें, कैसे उसमें जड़ उसमें कितना रहना चाहिए कि उसमें पानी डाल दें, हम खाद डाल दें। वो उस पौधे को देख के उनको पता लग जाए कि हाँ अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। तो वो तभी हो सकता है जब वो सामने से उस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए सरकार कर रही है कि जितने भी यहाँ पे राज्य हैं, तो सब जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की,
तो वहीं पे किसान को ट्रेनिंग मिल रही है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों को ही भेजते हैं, जैसे कोई गांव है जो कि बहुत पिछड़े इलाके में है, जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, तो वहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट जो हम बीएससी कर चुके हैं उनको भेजती है मतलब सरकार अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कि आप जाओ और आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि किसान ये चीज़ सीखे और उनको फ़ायदा होता जाए। अच्छा, ये कितने साल का आपका कोर्स रहा और क्या रैंक रही, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। 4 साल का कोर्स था ये, और इसमें ओवरऑल मेरी 72% है, मतलब 4 सालों में। तो एग्रीगेट जिसको हम मार्क्स करते हैं, तो 72% मेरी रही ओवरऑल। और इस टाइम पे एमएससी कर रहा हूँ मैं, तो एमएससी में भी मेरी 3 सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए, तो उसमें भी एग्रीगेट मेरा 71% अभी चल रहा है फिलहाल, 1 सेमेस्टर भी बाकी रहे। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन फोकस है वो है अभी गवर्नमेंट जॉब पे, सरकारी नौकरी पे, क्योंकि इस पे अच्छे खासे होते, मतलब अभी हमारा बीपीएससी का फॉर्म आया हुआ बिहार में, पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ऐसा फॉर्म है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। जैसे हमारे एग्रीकल्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वो प्रॉपरली एग्रीकल्चर के लिए वो पोस्ट आया हुआ है। तो अभी हमारा मतलब मेन फोकस वही है कि क्योंकि वो पीएससी का सर्विस है, और उससे जो पोस्ट मिल रहा है वो 2 है। एक तो अंचल निरीक्षक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक और है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो वो सिर्फ वही बन सकता है जो बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ। तो अभी मेन फोकस उस पर है, क्योंकि वो भी एक सिविल सर्विस है। तो अगर उस जगह पे भी इंसान बैठा रहे तो फिर जैसे आप बोल रहे हैं किसान को मतलब कैसे पता लगेगा क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो वो फिर इंसान जागरूक कर सकता है किसान को। अच्छा, ये मछली पालन के बारे में आप बता रहे थे, मछली पालन के बारे में थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये सेटअप जो है कैसे स्टार्ट हो सकता, और इसके लिए क्या ट्रेनिंग्स की क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और लोन की या कम से कम न्यूनतम कितनी धनराशि से स्टार्ट किया जा सकता है, युवाओं को थोड़ा सा इसके बारे में पता चले, जो बेरोजगार युवा। इसके लिए मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी न्यूनतम राशि से शुरू कर सकते हैं, वो तो आप पे कि आप इस चीज़ को कितने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, या किस आपका पर्पस क्या है उस चीज़ को मतलब शुरू करने का। अगर आपका पर्पस ऐसा है कि आप पहले करके देखना चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास मतलब जो लोग आपके जानकार हैं, जिनका कि आपको पता है कि मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, भारत में ऐसा मतलब अभी चल रहा है ना कि लोग पहले प्लांट लगा ले रहे हैं, उसके बाद उसकी मार्केटिंग का सोच रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। ये विदेश में ये चीज़ बहुत पहले आ चुकी है ना, कि पहले आप मार्केटिंग का सोच लो कि आपका जो सामान जो भी कृषि विभाग से आप रिलेटेड या कहीं से भी जो भी आप लगा रहे हो या जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हो, हाँ, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो अगर हो गया, मेरा मैच्योरिटी स्टेज पर अगर आ चुका है वो, तो आप कहाँ पे उसको दोगे या कहाँ उसकी मार्केटिंग में कहाँ वो बिकेगा। तो उस चीज़ का मतलब आपको पहले ध्यान रखना है कि कैसे बिक रहा, कितना आपको लग रहा है कि हाँ अब इतने के बाद मेरा लॉस नहीं होगा, या फिर जितनी हमने लागत लगाई है वो वापस आ जाएगा। नहीं तो उसका मार्केटिंग का पता कैसे चलेगा? वो पता चल जाएगा। आप जैसे नॉर्मल मान लो अगर मछली पालन की हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो आप नॉर्मल रेट पता कर लो कि मछली की मतलब क्या यहाँ पे रेट क्या है इस मार्केट में। अच्छा। अब उस हिसाब से मान लो अगर मार्केट में 140 रुपये किलो, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 140 रुपये किलो है मान लो मछली, तो आप उस चीज़ को अगर बड़े पैमाने पर करो और उस चीज़ को अगर 120 या 100 रुपये किलो पे अगर करवा दो अवेलेबल, तो वो आपकी मार्केट बन जाएगी। और उससे क्या होगा ना कि लोगों को कम दाम में मिल रहा सब चीज़, आपका जो है आपका डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में कि हाँ अब यहाँ से हमें चाहिए, आप और बड़े पैमाने पर कर सकते हो फिर उस चीज़ को। और जिला मत्स्य विभाग भी होता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ से भी सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी और योजनाओं की जानकारी मिल सकती है। सब्सिडी मिलती है। जैसे झारखंड में अभी हमारे आया था कि तालाब खुदवा रही थी सरकार, और उस जो मिट्टी तालाब से निकल रही ना, उस चीज़ को ईंट बनाने में यूज़ कर रही थी, और ईंट को भी बहुत मतलब सस्ते दाम में, कम दाम में मतलब सब जनता को प्रोवाइड करवा दी थी। तो वो चीज़ है कि जैसे तालाब खुदवाने की तो आपको पूरी जेसीबी की खुदाई की जो भी आपके जो खर्च है वो बच गए। उसके बाद आपको करना बस इतना है कि पानी भी सरकार दे रही है। जैसे वहाँ पे पानी का मतलब जो सब्सिडी आई ना, उसमें पानी की भी सप्लाई दे रही है सरकार। बस उसमें इतना करना आपको कि बीज डालना है मछली का। अब वो मछली का बीज आपको बढ़िया क्वालिटी कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, उस चीज़ का भी बहुत सारे मतलब ऐसा है कि अब तो यूट्यूब पे ही आ गया कि यूट्यूब पे ही आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि हाँ बीज कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे जहाँ भी पढ़ाई हो रही, बीएससी फिशरीज एक कोर्स है अलग से, तो वहाँ पे भी जाके पता कर सकते हो इस चीज़ का कि कहाँ पे बढ़िया बीज मिल जाएगा, कहाँ पे मतलब मछलियाँ सही मिलेंगी। और तालाब और मछली पालन में सबसे बड़ा मतलब दिक्कत जो आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि आसपास सांप ना रहे। सांप जी, ये स्नेक से नुकसान है जी, वो हाँ जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए लोग इसका एक और तरीका आजकल आजमा रहे, जाली लगा रहे हो अपने तालाब पे, जाली लगा रहे, और बिल्कुल उसकी जाली होती है ना, उसमें बीच में बिल्कुल जो छेद होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं।
तो क्या इसने पानी के अंदर जाता और फिर मछली को जी अभी आया था हमारे घर के पास एक मामला सामने आया था जिसमें कि 3 अजगर सांप अच्छा हमारे तालाब के आसपास थे और एक वहाँ के हमारे यहाँ सर हैं, उन्होंने बीज डाला लगभग 20,000 मछलियों का अपने तालाब में, जो कि शायद 4 से 4.5 एकड़ में उनका तालाब था। वो अलग अलग मतलब एक जगह पे ही तालाब नहीं, अलग अलग छोटे छोटे तालाब। तो उनकी मतलब जो मछलियाँ थी ना वो दिन पर दिन कम होती जा रही थी। फिर उन्हें लगा, फिर अचानक से उन्हें एक दिन एक सांप दिखा जाता हुआ बड़ा सा बिल्कुल। फिर उन्होंने JCB की खुदवाई कराई, आसपास पेड़ वेड़ था आसपास, तो उसके नीचे से 3 अजगर के सांप निकले। फिर पता लगा कि अच्छा ये दिक्कत हो रही है, इसलिए सारी मतलब जो मछलियाँ थी वो खत्म हो गई, वो खा गए उसको। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है मछली पालन। अच्छा ये चीज़ एक चीज़ और, कौन सी प्रजाति की मछली जो है बिजनेस के लिए बेटर होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जी ज़्यादातर तो रोहू, कतला, इस तरह की मछलियाँ ज़्यादा आजकल एक आ रही है। गोल्डन कार्प, वो भी मछली आजकल मतलब सही चल रही मार्केट में। उसका थोड़ा सा दाम जो ज़्यादा है और लोग पसंद कर रहे हैं उसको। उसकी पैदावार मतलब जल्दी ग्रो करती है वो। जी वो मछली की जो पैदावार है ना, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि आप उसको कितना जगह दे रहे हैं तालाब के अंदर। अच्छा, अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। वो जितना ज़्यादा आप स्पेस दोगे उसको घूमने का जितना जगह मिलेगा, और खाने पे भी डिपेंड करता है प्रोटीन कितना है खाने में, या उसके अंदर क्या मतलब खूबियाँ हैं। तो लेकिन मेनली यही है कि जितने ज़्यादा मतलब जगह होगा, जितना ज़्यादा लंबा तालाब होगा, मछली जितने दूर वो तैर पाएंगी तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। अच्छा, जनता की कुछ मतलब वो थी, मतलब प्रश्न थे उनके, एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि जो मछली खाने के शौकीन हैं वो कहते हैं कि जो गंगा नदी की यानी कि बहते पानी की अगर कोई मछली होती है तो वो कंपैरेटिवली तालाब की जो मछली होती है उससे ज़्यादा मतलब टेस्टी और थोड़ा पौष्टिक होती है। तो इसके बारे में क्या, ये थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में ये है कि देखिए, आप एक तालाब है उसको आप खुदवा रहे हैं और वहाँ पे आप वो इन्वायरमेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पे मछलियाँ हमारी रह जाएं। और नदी है तो नदी तो चलता हुआ पानी है, नदी में एक तरह की चीज़ नहीं। जैसे आप तालाब जा रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ इस तालाब में मैंने ये डाला है, तो मछलियों की ग्रोथ के लिए वो अच्छा है। आपने टरबाइन लगा दिया, चलो पानी घूम रहा है एक जगह पर, तो अच्छा है। लेकिन नदी जो है, नदी तो बहती आ रही, सालों से बहती आ रही है। जीन्स में भी कुछ होता है चीज़, जैसे मछलियाँ क्या है कि एक आप डाल रहे बीज के तौर पर, और एक उसी नदी में अंडे दे रही, उसी फिर मतलब नदी में बड़ी बड़ी हो रही, तो वो एक अलग। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बताया जगह की बात, जगह उनके पास अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो वो एक्टिव हो, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। इसलिए उनका साइज़ जो है नॉर्मल तालाब की मछलियों से तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तालाब की मछलियाँ मैक्सिमम 3 से 3.5 किलो तक जा सकती हैं, लेकिन नदी की मछलियाँ 5 से 6 किलो तक की भी होती हैं, सेम प्रजाति की, ऐसा भी होता है। अच्छा, जो समुद्र क्षेत्र की मछलियाँ होती हैं और जो प्लेन यानी कि मैदानी क्षेत्र की मछली है, इसमें क्या डिफरेंस है? इनमें मेनली डिफरेंस रहता है पानी का। समुद्री मछलियाँ खारे पानी में रहती हैं, जैसे हम जो एक्वेरियम घर पे लगाते हैं, आपने देखा होगा उसमें हम नमक डालते हैं। तो क्योंकि उनको खारे पानी में रहने की आदत है, वो मीठे पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेम मीठे पानी की मछलियों के साथ है, वो समुद्र के खारे पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन पौष्टिक रूप से कौन सी मछली ज़्यादा बेटर मानी जा सकती है? पौष्टिक रूप से तो हमारी मीठे पानी वाली मछली ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि समुद्री मछलियों में कुछ ऐसे तत्व भी पाए गए हैं अभी तक जो रिसर्च हुआ है ना, तो उसमें ऐसा भी हुआ है कि मतलब उन मछलियों में कुछ टॉक्सिन्स पाए गए हैं। अच्छा। उन टॉक्सिन्स को खाकर इंसान बीमार भी पड़ सकता है, और हो सकता है कि मतलब उसे बहुत मतलब ज़्यादा दिक्कत हो जाए किसी चीज़ की, जिसका कि शायद अभी इलाज भी नहीं बना हुआ हो, क्योंकि वो समुद्र एक अलग दुनिया है। वो उसमें अभी हम इंसान इतना मतलब रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं जानते उस चीज़ को। तो उस चीज़ में ज़्यादा घुसना या उसको कंज्यूम करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगार मतलब आज के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि मैं सच बात आपको बताऊं तो आप कहीं अगर नौकरी लेने जाओ, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी तो चलो सब कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओ ना तो वो पहले ये पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, और बिना एक्सपीरियंस के कोई रखना नहीं चाहता। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप हमें जॉब दोगे ही नहीं और एक्सपीरियंस हमारे पास रहेगा ही नहीं, तो फिर हम कहीं और जाके अपना एक्सपीरियंस कहाँ से दिखाएंगे? आप काम दोगे, हम काम सीखेंगे, फिर तो आपको तो कहीं ना कहीं जी हाँ, तो वो कोई देना नहीं चाहता। सबको चाहिए एक्सपीरियंस वाला इंसान। फिर वो कहते हैं कि जो युवा जो है बेरोजगार रह जा रही है, ये डिग्री खराब है, वो डिग्री खराब है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप ये डेयरी पालन है, गाय का है या भैंस की डेयरी है,
और आपके एक जो है पिग फॉर्म। तो बेटर जो आज के परिवेश में जैसे कम पूंजी में मतलब कम लागत से और पैसा लगा के और अच्छा रेस्पॉन्स आए, तो कौन सा उसको इस तरीके से बिजनेस करना चाहिए? मत्स्य का है या पोल्ट्री फार्म का है या बी कीपिंग है या मशरूम है या पिग फार्म का है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सबसे कम लागत में दो ही मेरे हिसाब से तो है अभी इस टाइम पे बिजनेस। एक तो आपने कहा मशरूम, क्योंकि मशरूम ऐसे नहीं, मशरूम की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो जैसे बटन मशरूम हो गया, ऑयस्टर मशरूम हो गया, तो इन दोनों मशरूम्स में बहुत कम लागत में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन एक मशरूम है गाइनोडर्मा मशरूम, उसके लिए आपको लैमिनार एयर फ्लो बायोटेक्नोलॉजी लैब का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसके अंदर और बहुत सारी सेफ्टी, हाथ में ग्लव्स लगाना, उसको एसी का मतलब उसको टेम्परेचर उसका मेंटेन करना 15-14 डिग्री के आसपास, तो वो चीज़ महंगा पड़ता है। तो वो मशरूम की प्रजाति पर डिपेंड करती है कि कैसी है। लेकिन एक और है गोट फार्मिंग, मतलब बकरी पालन। बकरी पालन ऐसा है ना कि आप बस एक छोटा सा कोई भी बच्चा आप लेकर आए, 10,000, 5,000, 8,000, जो भी उसका जो भी प्राइस हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। उसको आप लेकर आए, उसको ले आने के बाद आपको कुछ नहीं करना। नॉर्मली आप अगर कोई इंसान रख दो, अगर आपके पास खुद को टाइम नहीं है, शाम में खिलाओ उसको खाना, रात में, मतलब वो नॉर्मल वही ग्रेजिंग वाला सीन है उनका, घास चरेंगे वो, अब खुद बड़े होंगे। 4 साल भी कहाँ, 2 से 2.5 साल में वो मतलब पूरे व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको फिर बिजनेस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। या तो आप बेच दो या तो फिर आप उसको रखो मीटिंग के लिए। बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए भी रखते हैं ताकि अपना बिजनेस और बड़ा कर सकें गोट फार्मिंग में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे देश में का बच्चा जो है विदेश में जाने के लिए सोचता, जैसे कोई एजुकेशन करी या कोई यूनिवर्सिटी से अच्छा नंबर मार्क्स ले आए, तो जो ये आपकी वाली लाइन है एग्रीकल्चर वाली लाइन, इसका विदेश में क्या स्कोप है? विदेश में यहाँ से ज़्यादा स्कोप है हमारी डिग्री का, क्योंकि भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो सोच है इंसान की वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। जैसे कि अब इस टाइम पे आप समझो कि कनाडा या बहुत सारी ऐसी मतलब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हाथ से इंसान कोई काम ही नहीं करता एग्रीकल्चर रिलेटेड। उनके पास हर चीज़ के लिए मशीन है, लेकिन इस जगह पे सरकार अगर उस चीज़ को करना भी चाहे तो वो नहीं करेंगे। जैसे कि बताता हूँ मैं, बिहार या यूपी के छोटे गाँव जो है, यहाँ पे सरफेस इरिगेशन बहुत कॉमन है। लेकिन अब सरफेस इरिगेशन वो करते आ रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ ये, क्योंकि वो अपने दादा पापा जी लोग से सीखते आए हैं वो चीज़। अब उनको लगता है कि वही चीज़ बढ़िया है, सरकार जो बता रही है वो शायद वो ना हो, मतलब उनके मन में नई पद्धति की, जी हाँ, वो इस्तेमाल नहीं चाह रहे। जी हाँ, वो नहीं करना चाह रहे उस चीज़ का। अब वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे तो फिर उसमें तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती ना। लेकिन ये चीज़ सोच की जो डिफरेंस है ना, वो मतलब फॉरेन में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और वो थ्रेशर, और जैसे यहाँ पे थ्रेशर ट्रैक्टर भी कॉमन हो चुका है इस टाइम पे, लेकिन और बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि अब इस टाइम पे यूज़ हो रही है फॉरेन में और बहुत सही काम कर रही है। उपकरण ही यहाँ पर नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे उपकरण है ही नहीं, क्योंकि लोग यूज़ करते हैं तो बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्टली रहेंगे, क्योंकि सरकार उसको पूरी तरीके से लाएगी तब यहाँ पे, जब यहाँ पे लोग उसको इस्तेमाल करने के इच्छुक होंगे। लेकिन वो है ही नहीं है इस टाइम, इसीलिए फॉरेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है कृषि के मामले में। जो यहाँ पे इंसान अगर नौकरी कर रहा है शुरुआत से तो 15-20 हज़ार से स्टार्ट करता है बीएससी करके, लेकिन यही सेम इंसान अगर बीएससी करके अभी चला जाए वीज़ा लेके अगर बाहर फॉरेन कहीं बढ़िया जगह, तो उसको आराम से, अब समझो कि डॉलर्स में अगर मैं बताऊँ तो आराम से $8 से $10 मिल जाते हैं, जो कि डॉलर्स आई थिंक 80-85 रुपये चल रहा है। तो आप इंटू कर लो, फिर बहुत समझ लो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर यहाँ के हिसाब से वही। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ का बच्चा जो ब्रिलियंट बच्चा है, अगर वो विदेश में जाएगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट फिर कैसे होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा ये होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ का योग्य बच्चा और यहीं पे यहाँ की सेवा करेगा तो आई थिंक हमारे कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। अब सारा ब्रिलियंट बच्चा तो विदेश में चला गया तो डेवलपमेंट कहाँ का होगा, बाहर का होगा, है ना। तो थोड़ा सा वैसे आप क्या मानते हैं इस बारे में? इसके लिए देखिए सरकार को सोचना चाहिए। मतलब ठीक है, चलिए पीएससी का बहुत सारे पोस्ट हैं आते रहते हैं, उसके लिए वैकेंसीज, लेकिन इस टाइम पे ऐसे भी तो कुछ पोस्ट होने चाहिए जो कि नॉर्मल हो। जैसे कि हर कोई पीएससी का एग्जाम नहीं निकाल सकता, हर किसी के पास उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन पीएससी एग्रीकल्चर तो वो भी किया हुआ, उसके पास भी कुछ ना कुछ स्किल्स तो है अगर वो 4 साल पढ़ा है तो सरकार को ऐसे भी कुछ मौके देने चाहिए, मतलब अपनी तरफ से, जो कि जैसे इंटर्नशिप करवा दो आप छोटा मोटा, जिनकी वजह से आप ये हो जाए कि हाँ चलो इसने सरकारी इंटर्नशिप कर रही है, बाहर जाए ना, हमारा बाहर नहीं जाए, तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सरकार कर रही है, पोस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है, आ रहा है अलग अलग जगह पर, लेकिन थोड़ा सा और कुछ करना चाहिए। सरकार नहीं कर रही तो जैसे जो नॉर्मल कंपनियां जो एक्सपीरियंस मांगते हैं, इनको एक्सपीरियंस मांगना छोड़ के अगले के काम पे ध्यान देना चाहिए कि उसके पास क्या स्किल है, वो काम कैसे करे।
एक समस्या मेन ये भी आती है हमारे सामने कि मतलब यहाँ पर जब बच्चा का पता नहीं, मतलब एक आम परिवार का व्यक्ति जब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजता तो काफ़ी एक्सपेंसिव, मतलब लाखों रुपए में एक डिग्री प्राप्त होती है, और जब उस डिग्री प्राप्त करने के बाद फिर उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं, उसे फिर जॉब नहीं मिलती, मिली तो वही 15-20, या जैसा अभी आप बता रहे थे कि फ्रेश है और आपने कहाँ एक्सपीरियंस किया। अब भाई एक्सपीरियंस तो तभी करेगा जब हम उसे चांस देंगे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को कुछ इस तरीके से मतलब इनकम ऑफ सोर्स, मतलब यानी कि सैलरी कह दीजिए, कि ऐसा होना चाहिए कि उसे बच्चे को विदेश जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नहीं बात अगर अच्छी सैलरी उसको यहीं मिल रही है, जी। जब भाई उसका इतना एक्सपेंसेस लाखों रुपए में वो हुआ, सैलरी दे रहे हैं आप उसे हजारों में, वो भी 70 चक्कर कटने के बाद, है ना। तो इस बारे में नहीं, तो इस चीज़ के लिए सरकार ये कर सकती है ना कि जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है तो उनको आप मतलब थोड़ा सा, जैसे मैं कर रहा था सरकारी इंटर्नशिप, तो अगर उसमें गवर्नमेंट का स्टैंप लग जाए तो कोई भी कंपनी सोचेगी ना कि हाँ चलो गवर्नमेंट के साथ इसने काम किया या इसके गवर्नमेंट के अंदर काम किया, तो इन्हें मतलब कुछ तो आता होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी गलती नहीं है। बात है कि बच्चे हैं 20,000 और 20,000 को वो ले नहीं सकते, उनके पास जगह सिर्फ 5,000 का। तो या तो सरकार फिर ये करे कि कंपनीज और ज़्यादा होनी चाहिए उनके, जैसे सेमी गवर्नमेंट कंपनी है इफ़को फर्टिलाइजर की कंपनी है, तो जैसे वो सेमी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट कंपनी है और वो अच्छे खासे लोगों को लेती है हर साल, तो वैसे ही फिर कुछ करे कि सरकार 3-4 कंपनी और अपने अंडर करे ऐसे, जो कि जिसमें कि युवाओं को मौका मिले और ज़्यादा, ये हो सकता है। और कुछ आप बताना चाहेंगे? बस यही, कृषि विभाग तो जुड़े हुए हैं बहुत समय से, लेकिन अभी इस टाइम पे तो लग नहीं रहा कि मतलब कुछ हो रहा है। मैं खुद MBA करने की सोच रहा हूँ अभी इस टाइम पे, अच्छा, मार्केटिंग में जाने का, क्योंकि मतलब मैं MSc मतलब समझ लो कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, और अगर नहीं आ रहा, अगर प्लेसमेंट चलो आ रहा नहीं आ रहा कॉलेज में तो अलग बात है, वो तो कॉलेज पे डिपेंड करता है क्या क्या नहीं, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अगर, और यही आज देख लो कि जो MBA कर रहा है, जो भी बढ़िया कॉलेज अगर B स्कूल या बढ़िया किसी यूनिवर्सिटी से कर ले, उसके पास एटलीस्ट जॉब तो है हाथ में, इस चीज़ की तो पूरी गारंटी है कि हाँ वो जॉब लेकर जाएगा, अगर वो एक एवरेज स्टूडेंट है तो भी। तो ये चीज़ MSc जो कर रहा है, जो BSc कर रहा है, उनके साथ भी होनी चाहिए। तो कॉलेज को मतलब जितने कॉलेजेस हैं, जितने प्राइवेट चल रहे हैं, अगर आप डिग्री दे रहे हो तो थोड़ा सा आप, चलो सबको नहीं दे सकते आप, 80-90% स्टूडेंट को तो जॉब दिलाने का आप वो रखो ना कि हाँ चलो हम आपको इतना जॉब, आपको प्लेटफॉर्म दे दे रहे, इसके बाद आप आगे, आपकी मेहनत है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। अच्छा, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना एक्सपेंसिव आता है BSc वगैरह करने में? अप्रोक्सीमेट आप समझ अच्छी लो, यूनिवर्सिटी से जी, अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप करने जाओ तो अभी इस टाइम पे मैं बता रहा, हमने तो मतलब हमारा था 8 सेमेस्टर टोटल था, और उसमें एक सेमेस्टर में 36,000 रुपये लग रहे थे। तो अभी इस टाइम पे जो फीस है सेम हमारे कॉलेज में, आपको बता देता हूँ कि उस अभी इस टाइम पे है 55,000। अब 55,000 8 सेमेस्टर पूरे के पूरे, 8 सेमेस्टर, तो आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 5 लाख तो नॉर्मल पढ़ाई का जा रहा है, प्लस आप अगर वहाँ रह रहे हो तो उसका एक एक्सपेंस अलग से है। तो आप मान सकते हो कि 8 से 9 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो 4 साल की डिग्री में, तो आप कम से कम एक सालाना पैकेज 4 से 4.5 लाख का तो एक्सपेक्ट करते ही हो कि हाँ चलो कॉलेज इतना तो मेरे को दिला देगा, इसके बाद मैं खुद मेहनत करूँगा, खुद आगे जाऊँगा। अच्छा, निर्धन परिवार का अगर कोई बच्चा है जी, तो वो कैसे कर पाएगा कोर्स? सरकार उसके लिए भी लोन दे रही है। अच्छा, लोन दे? जी, एजुकेशन लोन है इस टाइम पे तो है, बल्कि मेरा ही एक फ्रेंड है, वो अभी इस टाइम पे एजुकेशन लोन की बदौलत है, वो अभी इस टाइम पे बर्मिंघम में है, UK में। अच्छा, और वो एग्रीकल्चर मेरे साथ ही उसने किया है, हमारे साथ BSc किया है, और अभी इस टाइम पे वो MSc कर रहा है वहाँ से, MSc प्लस MBA दोनों मिक्स कोर्स होते हैं वहाँ पे, वो कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुकेश कुमार जी की पूरी डिटेल्स, जो इन्होंने अभी यहाँ पर हमारे स्टूडियो में बताई है कि उन्होंने कहाँ से अपना एजुकेशन की है और कैसे कैसे क्या क्या कोर्सेज आज का बच्चा या किसान हमारे भाई कर सकते हैं।